नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम फिर से चर्चा करने आए हैं आपके पाठ विजयनगर साम्राज्य की। और आज हम इसके छठे खंड पर हैं, प्लॉटिंग प्लेसेस, पैलेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पेज नंबर 188 छठा खंड आपका है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें विजयनगर के साम्राज्य का इतिहास जानने के लिए यहाँ क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हुई हैं। हमें यहाँ पर बहुत सारे यहाँ की जगहों के फ़ोटोग्राफ मिले हैं, यहाँ के प्लान्स यानी नक्शे मिले हैं, एलिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स यानी कि जो यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक हैं उनके खड़े रेखाओं के चित्र मिले हैं, उनकी ड्राइंग मिली है एलिवेशन वाली, और स्कल्पचर यानी मूर्तियाँ वगैरह बहुत सारी मिली हैं। तो ये सब चीज़ें हमें मिली हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें जिनसे हमने विजयनगर का इतिहास जाना है, ये आखिर किसने इकट्ठी की, ये सब आई कहाँ से। तो बच्चों, इसके लिए हमारे इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने रात दिन मेहनत करके, बहुत अनुसंधान करके ये सब चीज़ें इकट्ठी की हैं। और उन्हीं के इस अनथक प्रयास की वजह से हम आज विजयनगर के बारे में बहुत कुछ, उसके इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जैसा आपको पता है, सबसे पहले तो यहाँ कॉलिन मैकेंजी आए थे। उन्होंने यहाँ का सर्वेक्षण किया, कुछ मैप बनाए। उसके बाद फिर जो विदेशी यात्री भी हमारे विजयनगर में आए थे, उन्होंने जो विवरण छोड़े, जो इन विजयनगर में हमें जो अभिलेख मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, इन सब से जो जानकारियाँ हमारे इकट्ठी हुई, उन सबको इकट्ठा करके क्लब करके हमने यानी इतिहासकारों ने बहुत मेहनत करके विजयनगर का जो इतिहास आपको आज पढ़ाया गया इस पाठ में, तो वो सब चीज़ें इनके अथक प्रयासों से, बहुत मेहनत से, साइंटिफिक रिसर्च से हमें पता चल पाएंगी। तो हम ये देखें कि आखिर इस विजयनगर के, इस हम्पी के इतिहास को जानने के लिए अब तक क्या क्या प्रयास हुए हैं। सबसे पहले तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और इसके अलावा कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ के इमारतों को संरक्षित करने का काम किया। इस जो पूरी साइट है, जो पूरा क्षेत्र है, इसको सुरक्षित करने का काम किया। इसके अलावा 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के एक स्थल के रूप में घोषित किया गया। तो इस पर और ज़्यादा ध्यान दिया गया सरकार के द्वारा, इस पर और ज़्यादा परियोजनाएं चलाई गईं, यहाँ को और ज़्यादा फंड्स मिले इस परियोजना के लिए, इसकी और ज़्यादा देखभाल की गई, और ज़्यादा उत्खनन हुए, तो ये काम हुआ। इसके बाद 1980 में एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना शुरू हुई, और वो थी कि जो यहाँ के मटेरियल रिमेन्स हैं, जो भौतिक अवशेष हैं, उन सब के बारे में लिखकर उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम करने की परियोजना शुरू हुई, जिससे हमें सिलसिलेवार ढंग से यहाँ का इतिहास पता चल सके। और फिर यहाँ पर बहुत सारे सर्वे हुए, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, सभी प्रकार के सर्वे हुए। बहुत सारे जो हमारे इतिहासकार हैं, बहुत सारे हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन सब ने बड़ी मेहनत से यहाँ सर्वे किए हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं, और उन्होंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ये सर्वे किए हैं। और फिर पिछले 20 सालों में हम देखते हैं कि पूरे दुनिया भर के बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, वो विशेषज्ञ यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने भी यहाँ पर बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा किया है, उन सबको कंपाइल किया है और हमारे सामने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से पेश किया है। तो आप देख सकते हो कि इतना सारा काम हुआ है विजयनगर के साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए, और इतने सारी मेहनत का किया है, इतने अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ है। अब सवाल ये है कि आखिर इतने सारे कामों को हमें क्यों बताया जा रहा है। तो जैसा मैं आपको बार बार बताता ही रहा हूँ कि जो आपकी 12वीं कक्षा की NCERT किताबें इतिहास की, वो ना केवल आपको इतिहास के तथ्यों को बताने के लिए लिखी गई हैं, बल्कि आपको एज ए आर्कियोलॉजिस्ट, एज ए हिस्टोरियन तैयार करने के लिए भी लिखी गई हैं, ताकि आप इतिहास के क्षेत्र में अपना करियर बना सकें। तो जब आपको पता चलेगा कि इतिहासकारों का, पुरातत्वविदों का काम कैसे होता है, वो किस प्रकार काम करते हैं, तभी आप ये जान पाएंगे कि भाई हमारे हमें जब हम बड़े होकर इतिहासकार बनेंगे या आर्कियोलॉजिस्ट बनेंगे, तो हमें क्या काम करना है। तो इतने सारे काम जो मैंने आपको एक पूरी लंबी सूची बताई,
आज हम उसमें से केवल एक छोटे से काम पर चर्चा फोकस करेंगे, जिससे आपको समझ में आ सके कि भाई इतिहासकारों का काम कैसे होता है, पुरातत्व का काम कैसे होता है, और उन्होंने कितनी मेहनत से ये सारे आंकड़े जुटाकर हमारे पास ये सब सूचनाएं हमें पहुंचाई हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करने जा रहे हैं मैपिंग की, कि आखिर विजयनगर क्षेत्र की नक्शे बनाने का काम कैसे हुआ। नक्शे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उस पूरे क्षेत्र को का व्यवस्थित ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से इतिहास जाना जा सके। हम पूरे जिस भी क्षेत्र, जैसे हमने पूरा विजयनगर क्षेत्र ले लिया, अब हम उसके बारे में उत्खनन, एक्सकेवेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला काम होगा पूरे क्षेत्र का एक नक्शा बनाना। तो पूरा जितना भी क्षेत्र है उसको हमने एक बड़े से स्क्वायर के अंदर रख लिया। आप पेज नंबर 189 देखें, 189, और इस 189 पेज पर जो आपका चित्र है 7.27, जो सबसे ऊपर ही है, उसको आप ध्यान से देखें। इस चित्र में आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि हमारा ये जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो हमारा चित्र जो है वो कहाँ पर है। वो आपको दिखेगा यहाँ, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला चित्र जो है। अब आप ज़रा बहुत ध्यान से देखें कि इस चित्र में आपको दिखा है कि विजयनगर क्षेत्र को पूरे इस बड़े स्क्वायर के अंतर्गत ढक लिया गया है, और फिर इस पूरे एरिया को 25 छोटे स्क्वायर्स में बांट दिया गया है। आप देख सकते हो, पहले पूरे विजयनगर, जो पूरा विजयनगर का साम्राज्य है, उसको हम पूरा विजयनगर शहर जो है उसका उस पूरे क्षेत्र को हमने एक बड़े स्क्वायर में ढक दिया, और फिर उसे बड़े स्क्वायर में ढकने के बाद हमने उस पूरे क्षेत्र को 25 छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांट दिया, और उन सब के नाम भी रख दिए ABCD इस तरह से। अब आप सोचोगे कि भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स, जबकि हम देख रहे हैं कि भाई हमारे केवल 25 क्षेत्र हैं। तो आखिर कौन से अल्फ़ाबेट को, कौन से अक्षर को हमने छोड़ दिया होगा, ये आप अपनी जो है चित्र देख के पता लगाओ कि हमने स्क्वायर्स के नाम अल्फ़ाबेट्स के नाम पर दिए हैं, ABCD के नाम पर दिए हैं, तो कौन सा अल्फ़ाबेट नहीं है इन 25 स्क्वायर्स में। तो बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, इसमें आई अल्फ़ाबेट का स्क्वायर नहीं है, बाकी A से लेकर Z तक के सारे स्क्वायर्स हैं। तो आपने एक बात नोट कर ली कि पहला काम होता है कि जो विजयनगर क्षेत्र है, विजयनगर का जो शहर है, उसको हमने पूरी तरह से एक बड़े स्क्वायर में बांट लिया और पूरे स्क्वायर में ढक दिया, और फिर उसको छोटे छोटे जो 25 स्क्वायर्स में फिर से डिवाइड कर दिया। अब आप एक बात और देखोगे कि इस आप अपने पेज नंबर 189 को ही देखोगे, तो आप इस 189 पे जब देख रहे हैं वो ये है कि जो 7.27 वाला जो आपने चित्र देखा था, उस चित्र में आप देखो कि इसका स्केल क्या है। इसका स्केल है 0 से लेके 5 किलोमीटर तक का, और आपको देख रहे हैं कि बीच में ये छोटी छोटी लाइन है, कभी नीचे लाइन दिखाई है, कभी ऊपर लाइन दिखाई है, जिग जॉज में ना। तो ये जो 1-1 सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस है, और 1 सेंटीमीटर जो आपके इस किताब के नक्शे में 1 सेंटीमीटर है, वो ज़मीन पर 1 किलोमीटर के बराबर है, और 0 से लेकर 5 किलोमीटर तक का जो मतलब 5 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर है। तो एक स्क्वायर जो है आपका वो 5-5 किलोमीटर का है। तो इस तरह से पूरा जो क्षेत्र है ये 25 स्क्वायर है, तो 25 पंजे 125 वर्ग किलोमीटर का पूरा ये क्षेत्र है, और उसका ये मैप बनाया गया है। और आप यहाँ पर कुछ जो रेखाएं भी देख रहे होंगे जिनके नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 76.25 डिग्री, 76.30 डिग्री, और ऐसे ही इधर 15.16 डिग्री, 15.21 डिग्री। ये सब क्या है? तो ये जो 15-15 वाली हैं ये लैटिट्यूड्स हैं, ये देशांतर, ये अक्षांश रेखाएं हैं, और जो 76.25 डिग्री, 76.30 डिग्री हैं, ये सब क्या है? ये
लॉन्गिट्यूड हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। तो इनसे हमें नक्शे पर बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा कि कौन सा क्षेत्र किस जगह पर है। तो अभी हमने देखा कि जब इतिहासकार किसी क्षेत्र का उत्खनन करते हैं तो सबसे पहले उसका नक्शा बनाते हैं, और नक्शा बनाने के लिए उस पूरे क्षेत्र को एक जो कागज़ पर एक बड़े स्क्वायर के अंतर्गत वो पूरा क्षेत्र रख देते हैं, और फिर उस स्क्वायर को और छोटे छोटे वर्ग यानी और छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांट देते हैं, जैसा कि आप चित्र 7.27 में देख रहे हैं। तो अब हमारे पास 25 छोटे छोटे स्क्वायर हो गए, A B C D E F G H, I नहीं है, उसके बाद J K L, इस तरह से। अब हमें उत्खनन शुरू करना है। हम पुरातत्वविद हैं, हम इतिहासकार हैं, हमें उत्खनन शुरू करना है। तो हमने चूज़ किया कि भाई जो आपका जो 7.27 में जो आपके 25 स्क्वायर बने, उनमें से आज हम स्क्वायर N में चलेंगे, N। तो अब N में जब चलेंगे तो फिर अब N का बड़ा चित्र बनाना है। तो आपको उसी पेज नंबर 189 पर नीचे 7.28 चित्र है। अब उसमें N का केवल N जो छोटा स्क्वायर था, ऊपर वाले चित्र में N एक छोटा स्क्वायर था। अब क्योंकि हम केवल N में काम करने जा रहे हैं, तो अब हमने N स्क्वायर को बड़ा करके उसका बड़ा चित्र बना लिया। अब N स्क्वायर को जब हमने बड़ा किया तो उसके अंदर फिर हमने 25 छोटे छोटे स्क्वायर बना लिए, और उनके नाम अब हमने दिए हैं NA, NB, NC, ND, NE, इस तरह से। इसमें भी आप देखोगे तो हमारा जो NH के बाद NI गायब है, NH के बाद NI गायब है, NH के बाद NJ है। तो यानी इसमें भी I को हमने नहीं लिया है ताकि 25 हो जाए, क्योंकि 26 होते हैं वैसे तो, एक को तो छोड़ना ही है। तो हमारे इस प्लान में हमने I को छोड़ दिया है। तो अब हमने देखा कि चित्र 7.28 में इस तरह से जो N स्क्वायर था, जो ऊपर वाले चित्र में N स्क्वायर था, उसको भी हमने छोटे 25 स्क्वायर में तोड़ लिया है, उसको बांट दिया है। और अब हम और इसका जो मैप है, इसका जो स्केल है वो है 0 से 1 किलोमीटर। यानी जो आपको अपने स्केल पर आप माप के देखो कि 0 से 1 किलोमीटर तक आपके स्केल में कितनी दूरी आ रही है, उतनी दूरी इस मैप पर ज़मीन के 1 किलोमीटर के बराबर है। तो आप ये करें कि NA से लेकर NV तक अपना स्केल रखें और देखें कि उसमें कितनी दूरी आ रही है। फिर उस दूरी का अंदाज़ा लगाएं कि ज़मीन पर वो कितनी दूरी होगी। वो आप अपने स्केल को रखकर पता लगा सकते हैं कि भाई कैसे हम उसको इस्तेमाल करेंगे। जितना स्केल में दूरी आ रही है वो जो आपके इस मैप में वो 1 किलोमीटर के बराबर है। तो उतनी दूरी, उतना लंबा आप नापोगे तो पता चलेगा भाई ज़मीन पर ये इतने किलोमीटर क्षेत्र होगा। तो अब हमने N को भी 25 स्क्वायर्स में तोड़ लिया। अब जब हमने N को 25 स्क्वायर में तोड़ लिया तो अब हमने सोचा कि इसमें भी आज हम इस N के भी जो अलग अलग 25 स्क्वायर हैं उनके भी हम एक और छोटे हिस्से यानी NM में चलेंगे। तो जो आपने अभी चित्र 7.28 में NM बनाया है उसे देखो, आज हम NM में जा रहे हैं। अब क्योंकि NM में जा रहे हैं तो इस छोटे स्क्वायर को फिर बड़ा करके दिखाएंगे। तो पेज नंबर 190 पे आ जाओ। अब पेज नंबर 190 पे हमने NM का बड़ा स्क्वायर बना दिया, क्योंकि हमें उसके बारे में पता लगाना, तो NM का बड़ा स्क्वायर बना दिया। अब इस NM के बड़े स्क्वायर को भी 25 छोटे छोटे स्क्वायर में बांट दिया, और अब इन छोटे स्क्वायर्स का नाम हमने स्मॉल ABCD में रखा है, A, स्मॉल B, स्मॉल C, स्मॉल D, इसी तरह से। और इसमें भी स्मॉल I गायब है, तो स्मॉल I नहीं है इसमें भी। तो इस तरह से आपने देखा कि NM का जो स्क्वायर है आपका, उसमें हमने 25 छोटे क्षेत्रों में बांटा, और आज हम चल रहे हैं NMH में। जो अब आप सब देखो, जो आपका पेज नंबर 190 पर चित्र 7.29 है, उसमें हम कहाँ चल रहे हैं? NMH में, यानी जो NM स्क्वायर है उसके स्मॉल h वाले स्क्वायर में चल रहे हैं। वहाँ
हमें एक संरचना दिखाई दे रही है, वो एक मंदिर की संरचना है। अब उस मंदिर को और व्यवस्थित रूप से देखने के लिए हमने अब उस मंदिर का बड़ा मैप बना दिया चित्र 7.30 में। उस मंदिर का बड़ा मैप बना दिया, और जो हमारा 7.29 का जो स्केल था वो था 0 से 250 मीटर तक का। तो यानी इतनी दूरी जो जितनी यहाँ से यहाँ तक आप मापोगे स्केल पर, उतनी दूरी जितनी आपके स्केल पे आएगी ज़मीन पर वो 250 मीटर के बराबर होगी। और फिर जब हम मंदिर के मैप पर आ गए 7.30 पर, तो वो दूरी अब आप स्केल देखोगे उस वो वाला जो स्केल है हमारा वो है 0 से लेकर 40 मीटर तक की। यानी जितना स्केल पर आपकी दूरी आएगी मंदिर का मैप बनाते समय वो ज़मीन के 40 मीटर के बराबर होगी। तो अब हमारे सामने बिल्कुल बड़ा मंदिर का स्केच आ चुका है, प्लान आ चुका है, और अब हम इसके अनुसार अपनी जो है गणना कर सकते हैं और इसके बारे में उत्खनन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितने सिस्टमेटिक ढंग से किसी क्षेत्र का मैपिंग की जाती है। ये काम कॉलिन मैकेंजी ने शुरू किया था और बाद में बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन सब ने ये काम किया है। और इस सिस्टमेटिक ढंग से हम एक्सकेवेशन करते हैं, उत्खनन करते हैं, ताकि कोई भी सूचना, उस पूरे क्षेत्र की कोई भी सूचना ना तो हमसे छूटे और हम एक एक इंच का जो पुरातात्विक महत्व पता लगा सकें। और क्योंकि हमें अपने दूसरे साथियों को बताना होता है कि भाई आज किस क्षेत्र में जाना, कौन से क्षेत्र में क्या है, तो उनको बताने के लिए ये मैपिंग ज़रूरी होती है कि भाई आज हम एन क्षेत्र स्क्वायर में जाएंगे, एन में भी NM स्क्वायर में जाएंगे, NM स्क्वायर में भी NMH में जाएंगे, और NMH में भी हम जो मंदिर है उस मंदिर में जाएंगे और मंदिर के भी कौन से कोने में मिलेंगे। ये पूरा आपके सामने मैप से हमने प्रस्तुत करके दिखाया है। तो ये इतिहासकारों की, पुरातत्वविदों की एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक होती है और इस टेक्निक के द्वारा ही वो उत्खनन करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि जो बहुत सारे हमारे ये थे आर्कियोलॉजिस्ट, उनमें से कुछ प्रसिद्ध नाम हैं जॉन M. फ्रिट्स, जॉर्ज माइकल और MS. नागराजन राव। इन्होंने जब यहाँ उत्खनन किया तो इनको यहाँ पर जो पत्थर से बनी स्ट्रक्चर था, संरचना थी, वो तो मिल गई, लेकिन इन सब ने कहा है कि हमें जो केवल पत्थर से मिली संरचना ही मिली है, लेकिन इसके ऊपर लकड़ी की संरचना भी जरूर रही होगी। उस लकड़ी से इन पत्थर की संरचनाओं पर कॉलम बने होंगे, ब्रैकेट्स बने होंगे, बीम्स बने होंगे, सीलिंग बने होंगे, ओवरहैंगिंग ईव्स यानी लटकते छज्जे बने होंगे, और जो प्लास्टर से जिनके ऊपर प्लास्टर किया हो गया होगा, जिनके ऊपर पेंट करके उन्हें चमकाया गया होगा। लेकिन समय की परिस्थितियों के अनुसार वो लकड़ी तो ख़त्म हो गई, अब केवल ये जो उसका नीचे का भाग जो पत्थर से बना था वो ही बचा है। तो इसका मतलब आर्कियोलॉजिस्ट का काम कितना कैसा है ये अब आप खुद देख सकते हो कि उसे ना केवल जो चीज़ मिली है उसके बारे में पता लगाना है, बल्कि उस जो चीज़ हमें मिली है उसके बाद उसके कल्पना करनी है कि इसके ऊपर और क्या क्या बना होगा, किस तरह से इस पर लकड़ी का स्ट्रक्चर बना होगा। तो एक इतिहासकार को, एक आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव पर्सन, एक कल्पनाशील व्यक्ति भी होना चाहिए, जो अपनी कल्पना से एक पूरा खाका बना सके कि ये यहाँ पर हमें पत्थर का चबूतरा मिला है तो इसके ऊपर लकड़ी की संरचना कैसी रही होगी। और इस तरह से अब हम देख सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे वो जो लकड़ी की संरचना खो चुकी है तो उसके बारे में हमारे पुरातत्वविदों ने अपनी कल्पना से, और जो हमारे वो जो यात्री आए थे, विदेशी यात्री, वो जो विवरण छोड़ गए हैं उन सब से वो पूरा अनुमान लगाते हैं कि भाई अपनी कल्पना के आधार पे, यात्रियों और दूसरे साहित्य के विवरण के आधार पर वो अनुमान लगाते हैं कि ये जो पत्थर की संरचना है इसके ऊपर किस तरह से लकड़ी की संरचना बनी होगी। अब आप सोच सकते हो कि भाई आखिर वो यात्री कैसा विवरण देते थे, तो उसका एक विवरण का उदाहरण पेज नंबर 191 पर 191 पर द बाजार
यानी बाजार के नाम से आपको दे रखा है। इसमें 2 यात्रियों का विवरण दे रखा है, एक पेज का और दूसरा फरनाओ नूनीज का। तो आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई, इस पूरे बॉक्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो यात्रियों ने विवरण दिए हैं उनको, जो आज हमें वहाँ पर भौतिक संरचनाएं मिली हैं, उनसे जोड़कर हम किस प्रकार से इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। तो आज हमने देख लिया बहुत महत्वपूर्ण बात कि भाई, विजयनगर का इतिहास जानने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें मिली, क्या क्या सरकारी स्तर पर प्रयास हुए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया, कर्नाटक डेवलपमेंट आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स ने क्या किया, फिर 1976 में से नेशनल इम्पोर्टेंस की साइट बनाया गया, 1980 में एक परियोजना चली, बहुत सारे विदेशी जो इतिहासकार हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो भी आए, उन्होंने भी यहाँ काम किया। और फिर हमने देखा कि इन सब ने जो इतना सारा काम किया उसका एक छोटा सा हिस्सा मैपिंग कैसे की जाती है, मानचित्र कैसे बनाया जाता है किसी क्षेत्र का, उस पर हमने चर्चा की। और फिर हमने ये भी देखा कि जो हमारे प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं, जॉन एम फ्रिट्स, जॉर्ज माइकल, MS नागराजन राव, इन सब ने बताया कि जो चीज़ हमें मिली है उसके अलावा हमें अपनी तरफ से भी कुछ इमेजिनेशन करनी पड़ती है। यात्रियों ने जो विवरण छोड़े हैं उनको आधार लेकर हम ये सोचते हैं कि ये जो हमें पत्थर की संरचना है, इसके ऊपर लकड़ी की संरचना कैसी होगी। ये सब हमारा इतिहासकारों का और पुरातत्वविदों का काम है। तो इस तरह से आपका ये छठा जो हमारा स्ट्रक्चर है, मतलब जो छठा खंड है, वो पूरा होता है। अब हम आते हैं आखिरी खंड, 7वें खंड पर, जो पेज नंबर 191 पर 191 पर आपको दिया गया है। तो ये जो 191 का जो आपको पेज नंबर है, इस पर आप मतलब जो 7वां आपका जो खंड है वो है क्वेश्चंस इन सर्च ऑफ आंसर्स, यानी अभी भी ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी मिलने हमें बाकी हैं। तो आपसे अगर मैं सवाल पूछूं कि भाई आप बच्चों ये बताओ कि जो, जैसे हम इतिहासकार हैं, हम किसी संरचना, किसी स्ट्रक्चर के पास गए, किसी मॉन्यूमेंट्स के पास गए, तो वो मॉन्यूमेंट, वो ऐतिहासिक स्मारक हमें क्या क्या बताते हैं, उनसे हमें क्या पता चल सकता है। तो ऐतिहासिक स्मारक हमें बताते हैं कि भाई इस क्षेत्र का, इस जगह का कैसे संगठन किया गया, कैसे इस जगह को यूज़ किया गया और कैसे ये इमारत बनाई गई है, कौन से मटेरियल, कौन सी सामग्री का प्रयोग करके ये इमारत बनाई गई है, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके ये इमारत बनाई गई है। उदाहरण के लिए अगर हम किसी नगर की चार दीवारी जो किलेबंदी है, फोर्टिफिकेशन है, उसे देखें तो हमें पता चलता है कि भाई यहाँ के लोगों की जो प्रतिरक्षा की आवश्यकताएं क्या रही होंगी और उन्होंने अपने लिए क्या मिलिट्री की तैयारी की होगी ताकि हमला करने या हमले से बचने के लिए। तो वो सब चीज़ें हमें उस जो किलेबंदी है, फोर्टिफिकेशन है, उसे देखकर हम अंदाज़ा लगाते हैं। इसी तरीके से उन जो हमारे सामने ऐतिहासिक इमारतें आती हैं, जो भी ऐतिहासिक चीज़ें आती हैं, उनको देखकर हमें ये भी पता चलता है कि राजाओं ने, जिन लोगों ने इनको बनवाया है, उनके दिमाग में क्या आइडिया चल रहा होगा। इन इमारतों पे हमें जो सिंबल, जो चिन्ह मिलते हैं, उनसे हमें इनकी जो कलात्मकता और इनकी सोच के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। और जब हम दूसरे सोर्स जैसे लिटरेचर है, इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख हैं, पॉपुलर ट्रेडिशन जो लोकप्रिय मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उन सब के साथ मिलाकर जब हम इन भौतिक संरचनाओं को पढ़ते हैं तो हमें उस क्षेत्र की, उस काल की, उस वंश की बहुत सारे इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये सारे जो हमारे ये जो हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो ऐतिहासिक संरचनाएं हैं, वो हमें ये सब चीज़ें बताती हैं। लेकिन ये ऐतिहासिक संरचनाएं हमें क्या नहीं बताती, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें नहीं बताती कि भाई कि जो आम लोग इन जगहों पर रहते थे वो इन संरचनाओं के बारे में क्या सोचते होंगे। ये हम इन ऐतिहासिक इमारतों को देखकर नहीं बता सकते कि आम लोगों के मन में इन ऐतिहासिक इमारतों के बारे में क्या विचार रहा होगा। क्या वो जल्दी जल्दी चलते हुए इनके सामने से निकल जाते थे बिना इन पे ध्यान दिए,
या वो जब भी यहाँ से निकलते थे तो यहाँ ठिठक कर रुकते थे, इन्हें निहारते थे, इनके बारे में सोचते थे, अपनी बातें कुछ कहते थे। ये सब बातें हमें इन ऐतिहासिक इमारतों को देखकर नहीं हम जान पाते कि भाई क्या करते होंगे वो लोग। इसके अलावा जिन लोगों ने इतनी मेहनत से इन इमारतों को बनाया था अपना श्रम देकर, तो वो इन के बारे में क्या सोचते होंगे कि ये इमारतें में उनका श्रम महत्वपूर्ण रहा कि नहीं रहा, उन्होंने जितना श्रम किया वैसा जो वो चाहते थे वो चीज़ निकल के आई कि नहीं आई। तो ये सब चीज़ें हमें इन इमारतों को देखकर नहीं पता चल सकती। तो इमारतें जो ऐतिहासिक स्थल हैं वो कुछ चीज़ें हमें बताते हैं, लेकिन कुछ बहुत सारी चीज़ें वो नहीं भी बताते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, वो ये कि राजाओं ने इन इमारतों को बनवाया, उनकी इच्छा से वो बनती थी, वही पैसा देते थे, वही साइट स्थल का चुनाव करते थे, कौन से मटेरियल का प्रयोग होगा वो ये चुनते थे। लेकिन नक्शा बनाने वाले लोग कौन थे, पत्थर काटने वाले लोग कौन थे, चिनाई करने वाले लोग कौन थे, इनकी सजावट, इनको सुंदर बनाने वाले लोग कौन थे, ये बातें हमें इन इमारतों को देखकर नहीं पता चलती। क्या इन इमारतों को बनाने के लिए जिन श्रमिकों का प्रयोग होता था वो अपनी इच्छा से काम करने आते थे, या वो पड़ोस के राज्यों से युद्ध के दौरान उन्हें जब बंदी बनाया जाता, उन्हें पकड़ के ज़बरदस्ती बंदी बना के लाया जाता था, कैदी बना के लाया जाता था और उनसे यहाँ ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था? क्या उनको बराबर की क्या उनको अच्छी मजदूरी मिलती थी जिससे वो खुश रहते थे? महिलाओं का इसमें क्या योगदान था? क्या महिला और पुरुष दोनों मिलकर काम करते थे तो महिलाओं का जो डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होता था वो क्या करती थी, पुरुष क्या करते थे? ऐसे बहुत सारे अभी भी सवाल हैं। और इनका इन बिल्डिंगों को बनाने के लिए मटेरियल दूर दूर से लाते थे, तो उनको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता था, उनको परिवहन करके वहाँ से दूर से लाया कैसे जाता था? ऐसी बहुत सारे अभी। और इनको सुपरवाइज करने वाले लोग कौन थे, जो काम हो रहा है उसका अधीक्षण करने वाले, सुपरवाइज करने वाले लोग कौन थे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी अनुत्तरित हैं और जो केवल इन बिल्डिंगों को देखकर, इन ऐतिहासिक भवनों को देखकर अभी इनका उत्तर नहीं मिलता। तो ये सारे जो काम हैं इसके लिए मतलब ये सारे जो प्रश्न हैं वो सब आपके लिए खुले हैं। जब आप एक इतिहासकार या एक आर्कियोलॉजिस्ट बनेंगे तो विभिन्न प्रकार के शोध करेंगे, नई प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करेंगे, तो हो सकता है कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर मिले। और जब आपको ये प्रश्नों का उत्तर मिलेगा तो आपका नाम भी इतिहास में ऐसे ही आएगा जैसे कॉलिन मैकेंजी का आ रहा है, जैसे जॉन एम फ्रिट्स का आ रहा है, जॉर्ज माइकल का आ रहा है, एमएस नागराज राव का आ रहा है। कुछ ना कुछ इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है ना, जो चीज़ें हमें पहले पता नहीं थी इन्होंने पता लगा के हमें बताई हैं, तो हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है। ऐसे ही ये जो मैंने अभी बहुत सारे आपके सामने प्रश्न बोले, इन प्रश्नों के उत्तर अभी तक हमें कोई नहीं दे पाया है। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेंगे अपनी खोज से, अपनी वैज्ञानिक अभिवृत्ति से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, तो आपका नाम भी इतिहास में अमर हो जाएगा और हमें आपके द्वारा इतनी मूल्यवान जानकारी मिल पाएगी। तो इसके साथ ही आज हमारा ये जो पाठ है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। इसके अलावा पेज नंबर 192 पे आप कृष्णदेव राय की मूर्ति देख सकते हैं। ये तमिलनाडु के चिदम्बरम में जो मंदिर है उसके गोपुरम में रखी गई है और पेज ने उसके बारे में किस तरह से वर्णन किया है ये आप उस बॉक्स को पढ़कर देख सकते हैं। तो इस राजा अपनी मूर्तियाँ इसी तरह से बनवाते थे और वो चाहते थे कि उनका वर्णन ऐसा ही हो जैसा पेज ने कृष्णदेव राय के बारे में किया है। इसके अलावा पेज नंबर 193 पर भी आप एक चित्र देख रहे हैं जो क्वींस बाथ है, रानियों का स्नानागार है, स्नान जहाँ पर रानियाँ स्नान करती थी। ये भी विजयनगर की एक प्रसिद्ध इमारत है। तो इन सब इमारतों, इन सब आर्किटेक्चर का अध्ययन करके ही हमें विजयनगर के इतिहास को जानना था। यही इस चैप्टर का लर्निंग आउटकम था। तो हमारा जो मुख्य फोकस रहा विजयनगर के बारे में पढ़ने का वो यहाँ के आर्किटेक्चर, यहाँ की बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ने का, और तभी हमने इतने डिटेल में जाकर इनकी सारी बिल्डिंगों को एक एक करके समझा और ये देखा कि पुरातत्वविद यहाँ कैसे काम करते हैं, किस तरह मैप बनाते हैं, किस तरह से वो आगे अपना हमें इतनी अच्छी जानकारियाँ देते हैं।
तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सभी को अभी मैं जो व्हाट्सएप में आपको इसके प्रश्न भेज रहा हूँ वो तो करने ही है। इसके अलावा जो टाइमलाइन है पेज नंबर 193 में, टाइमलाइन 1 और टाइमलाइन 2 वो दोनों करनी है। और साथ ही इस किताब में पेज नंबर 194 पर जो प्रश्न दे रखे हैं 1 से लेकर 9 तक, वो सारे 1 से 9 तक के प्रश्न भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं, और प्लस जो मैंने आपको अलग से प्रश्न दिए वो करने हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है और अगले वीडियो में हम अगले पार्ट पर चलेंगे। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार।